पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसा मेडिकल टर्म जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है एंड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है न्यू मदर्स में। बट इसके बारे में जो जागरूकता है वो बहुत कम है, वो इतनी कॉमन नहीं है। हम में से बहुत लोग जानते ही नहीं हैं कि ये होता क्या है, या फिर हम में से बहुत लोग इसका पहली बार नाम सुन रहे हैं। हे गाइस, दिस इज़ मी स्वाति, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक टाइप का डिप्रेशन है जो कि एक न्यू मदर को चाइल्ड बर्थ के 1 हफ्ते के बाद से लेके 1 साल तक के पीरियड के बीच में कभी भी आपको आके हिट कर सकता है। सो गाइस, जब आप प्रेग्नेंट होते हो दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है ये, एंड आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत खुश होते हो। बट सडनली चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा क्या होता है कि आप बिल्कुल उदास से रहने लगते हो, या फिर आपको बहुत गुस्सा आने लगता है, या फिर आप किसी से आपको बात करने का मन नहीं करता है, या फिर आप डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हो, या फिर बहुत आप इरिटेट हो जाते हो। तो ऐसा क्या होता है कि आप ये सब फील करने लगते हो? अचानक से एकदम आपकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। सो जब आप ऐसा फील करते हो तो इसी को कहा जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं बेबी ब्लूज़, जो कि बहुत ही माइनर डिप्रेशन होता है, जो कि 1 से लेकर 2 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाता है। सेकेंड टाइप है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंड जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है इस डिप्रेशन का। एंड थर्ड टाइप है पोस्टपार्टम साइको, जो कि बहुत ही सीरियस डिप्रेशन है, एंड ये 1000 में से 1 या 2 न्यू मदर्स को हो सकता है। अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो जो न्यू मदर होती है वो खुद को सुसाइड कर लेती है या फिर बेबी को हार्म पहुंचा देती है। इसके बहुत ही बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिसके कारण ये डिप्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहला कॉमन रीज़न है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनमें चेंज होता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन हम पे हिट करता है। बहुत सडनली ये सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। जो हम प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स होते हैं वो फटाफट चेंज हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, जिसके कारण ये जो डिप्रेशन है वो आके हिट करता है। एंड इसका अगर हम देखें तो कोई आप इसका मेन रीज़न नहीं बता सकते हो कि इस रीज़न के कारण ये डिप्रेशन होता है। हर व्यक्ति के लिए, हर लेडी के लिए इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, बट ये एक कॉमन रीज़न होता है कि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बट इसके अलावा और भी कुछ रीज़न ऐड होते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। इस डिप्रेशन ने मुझे भी हिट किया है। जी हाँ गाइस, आप सबको पता है कि मेरा एक 3 इयर्स का बेटा है, बहुत ही क्यूट है, एंड सबसे बड़ी खुशी है मेरी लाइफ की, सबसे प्रीसियस गॉड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। एंड मुझे भी ये डिप्रेशन हुआ था जब विश्वांस हुआ था। सो गाइस, ऐसे क्या रीज़न थे कि मुझे ये डिप्रेशन हो गया, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी बहुत एक्साइटेड थी, हम बेबी को लेके बहुत खुश थे, एंड मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ रही है, एंड मेरे पास बेस्ट डॉक्टर थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, फैमिली का पूरा सपोर्ट था, सब कुछ बहुत ही स्मूथ रहा था। एंड फिर भी मुझे ये डिप्रेशन हो गया था। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये आखिर क्यों हो गया मुझे डिप्रेशन। जब सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर मुझे ये डिप्रेशन हो क्यों गया। तो जब विश्वांस हुआ, हम 1 डे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। बट आफ्टर 5 डेज़ विश्वांस को जॉन्डिस हो गया था। फिर हम उसको लेके 3 डेज़ तक हॉस्पिटल में रहे थे। विश्वांस को एडमिट कर लिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको जॉन्डिस हो गया था। सो हम 3 डेज़ हॉस्पिटल में रहें, और वो 3 डेज़ बहुत ही पेनफुल थे मेरे लिए। एक बेबी जिसके लिए आप इतने दिनों से इंतज़ार करते हुए आ रहे हो, उसकी एक धड़कन के लिए, उसकी एक झलक के लिए आप इतना परेशान रहते हो, एंड उसको अगर कुछ हो जाता है तो उससे वर्स चीज़ कोई हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में। तो वो 3 डेज़ मैंने कैसे गुजारे वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं बहुत रोती थी उन 3 डेज़ पे। जब विश्वास को मुझे दूध पिलाने जाना होता था, एंड जब मैं उसको पिला के आती थी तो वो इतना रोता था उस टाइम कि मुझसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो पाता था कि वो इतना रो रहा है।
तो जो ये इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से मैं विश्वास को लेके इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी, इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी कि अगर उसका कोई मालिश भी करता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये मेरे बेबी को हार्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, या फिर उसको कोई अगर बात दे रहा है तो मुझे लगता था कि गलत तरीके से बात दे रहा है, उसको कुछ हो जाएगा, उसके कान में पानी चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। मतलब हर चीज़ में मुझे लगता था कि विश्वास को कुछ ना कुछ हार्म हो जाएगा। तो इस इंसिडेंट की वजह से मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि मैं विश्वास को लेके काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव हो गई, और यहीं से मेरा डिप्रेशन जो था यहीं पे मुझे हिट किया, एंड यहीं से ये डिप्रेशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट रीज़न ये था डिप्रेशन होने का। सेकेंड रीज़न ये था कि जब विश्वास छोटा था तो वो बहुत रोता था। वो अगर 1 घंटे रो रहा है तो रो रहा है, वो चुप ही नहीं होता था, उसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो बहुत रोता था। तो कुछ लोग कहते थे कि दूध नहीं आ रहा है तुमको, उसका पेट नहीं भर रहा है इसलिए रो रहा है। कुछ लोग बोलते थे कि अपना दूध पिलाना बंद कर दो तो ये सही हो जाएगा। कुछ लोग बोलते थे गाय का दूध पिला दो, कुछ लोग बकरी का दूध पिला दो। मतलब सबके अपने अपने सुझाव होते थे, एंड उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, सब लोग ये कह रहे हैं, शायद मेरी जगह ये लोग होते तो विश्वास को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते। तो सबके जो सजेशंस आते थे उससे मैं और घबरा जाती थी कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो सच में कुछ नहीं आ रहा है। एंड इस वजह से ना मेरे अंदर वो फीलिंग आ गई कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती अपने बेबी के लिए, मैं सबसे दुनिया की ख़राब माँ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती इसके लिए, मैं अपने बेबी को चुप तक नहीं करा सकती, और मेरी गोद में आता है मैं उसको चुप भी नहीं करा पाती। तो सेकेंड रीज़न ये था विश्वास के रोने का, और सबके इतने सारे सजेशंस मिलते थे, एंड उन सारे चीज़ों को जब मैं फ़ेस करती थी तो उस टाइम की सिचुएशन मैं आपको नहीं बता सकती, मैं अंदर से कितनी परेशान हो जाती थी कि मैं क्या करूं कि विश्वास चुप हो जाए, या फिर मैं क्या ऐसा कर दूं कि ये नॉर्मल हो जाए, अच्छे से खाए, अच्छे से पिए, अच्छे से सोए। तो उस वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत स्ट्रेस ले रही थी अंदर से, एंड यहीं पे मेरा डिप्रेशन और बढ़ गया। और एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि विश्वास ऐसे ही बहुत रो रहा था, मैं उसको चुप करा रही थी, वो चुप नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे कोई था जिसने अचानक से बोल दिया कि तुम कैसी माँ हो कि तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं चुप हो रहा है। तो वो तो मतलब एकदम ही किसी ने जले पे जैसे नमक छिड़क दिया हो, बस इसी की कमी रह गई हो। जैसे ही उसने बोला उस दिन तो मैंने एकदम ही मान लिया कि मैं तो दुनिया की सबसे ख़राब माँ हूँ, एक अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही हूँ। एंड फिर मैं ढूंढती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। फिर मुझे लगता था मैंने शादी से पहले कुछ काम नहीं किया, मैं मायके में कुछ भी नहीं करके आई हूँ, मैंने तो ये सब देखा ही नहीं है कि बच्चे कैसे पलते हैं, बढ़ते हैं। एंड तो इसलिए मेरे लिए बहुत ये सब मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं ये कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे से विश्वास हैंडल ही नहीं हो सकता। तो उस दिन मेरा ये जो डिप्रेशन है वो और हाई लेवल पे चला गया। तो ये थर्ड रीज़न था। फोर्थ रीज़न ये था कि जब विश्वास 1 मंथ का था तो मैं दिल्ली से अपने ससुराल आ गई थी। तो विवेक मेरे साथ नहीं रहते थे। तो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, अगर आप से दूर हो वो भी इन सारी सिचुएशंस में, तो आई थिंक वो डिप्रेशन आपका और बढ़ जाता है। तो फोर्थ रीज़न ये भी था मेरे डिप्रेशन बढ़ने के। तो ये गाइस मेरा एक्सपीरियंस था कि ये मेरे रीज़न थे डिप्रेशन के। अब मुझे क्या फ़ील होता था मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि क्या सिम्टम्स थे। मुझे गुस्सा बहुत आता था, किसी भी बात पे मुझे गुस्सा बहुत आता था। भले मैं उसको शो नहीं करती थी बट मुझे अंदर से उस चीज़ के लिए गुस्सा बहुत आता था। मैं हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा हो सकती थी। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, हर बात में मुझे चिड़चिड़ापन सा हो गया था। मुझे किसी से बात करने का नहीं मन करता था। इवन मेरी मॉम का फ़ोन आता था, मुझे उनसे भी बात करने का नहीं मन करता था। कुछ दिनों बाद जब विवेक के कॉल्स आते थे तो मुझे उनसे भी बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। एंड मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे बस अकेले रहना पसंद होता था कि मैं बस अकेले रहूं। उदास रहती थी बहुत, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था, मैं बस उदास रहती थी, इतनी लेज़ी रहती थी। एंड मुझे रोना बहुत आता था। मैं अगर अपनी सिस्टर की फ़ोटो देख लेती थी तो उसको देख के मुझे रोना आ जाता था। अगर मम्मी का कभी फ़ोन आ रहा है मैं उसको इग्नोर करती थी बट फिर भी मैं रो लेती थी कि फ़ोन आ रहा है मम्मी का। कभी मैं विश्वास का फेस देख के रो लेती थी, कभी विवेक का फ़ोटो देख के रो लेती थी। तो मुझे हर चीज़ में रोना आ जाता था और ये बहुत
कॉमन हो गया था कि मैं हर चीज़ पे रो सकती थी। बट जब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं विवेक के फ़ोन को इग्नोर कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जिससे बात किए बिना मैं रह नहीं सकती, उसको मैं कैसे इग्नोर कर रही हूँ। और अगर मैं विवेक से एक दिन बात ना करूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे बेचैनी सी हो जाती है कि कैसे हैं विवेक, मैंने आज पूछा नहीं, खाना खाया कि नहीं, कि कैसे हैं वो। बट उस टाइम पे मैं फ़ोन इग्नोर करती थी, मुझे कुछ मतलब नहीं रहता था कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया या फिर कैसे हैं। तो एट दैट टाइम मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि मैं विवेक को ऐसे इग्नोर करूं। तो उस टाइम मैंने बहुत ही वो बुरा फेज़ था मेरी लाइफ का, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है, और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ, मुझे क्यों हो रहा है, मेरा खुद पर से कंट्रोल हटता जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो गाइज, इसका क्या ट्रीटमेंट मैंने किया, कैसे मैं इससे बाहर आई, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास एक और एग्जांपल है इसका, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है मेरी सिस्टर का। तो उनके 2 किड्स हैं एंड उनकी पहली नॉर्मल डिलीवरी है, एंड उस टाइम उनको ये डिप्रेशन बिल्कुल नहीं था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथ था, एंड उनको कभी ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आया। बट जब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो उनकी प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल थी, बहुत ही पेनफुल थी, बहुत पेन होता था उनको। पूरी 9th मंथ उन्होंने बहुत ही पेन सहा है, एंड उनको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था, उनको हमेशा तीता तीता सा लगता रहता था। एंड वो मेरे से बोलती थी मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, बट वो ज़बरदस्ती ही खाती थी, बट उतना उससे नहीं खा पाती थी कि बहुत ही मतलब अच्छे से खा रही हूँ, क्योंकि उनसे खाया ही नहीं जाता था। फिर भी वो जितना हो सकता था उतना खाती थी। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रही थी। उनको थायराइड भी था, एंड बाद में उनको शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी प्रेगनेंसी। बट उनको पता था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है फर्स्ट टाइम, तो मेरा ये भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट 9th मंथ में डॉक्टर ने अचानक से बोल दिया कि आप में इन्फेक्शंस हो गए हैं एंड आपका सिजेरियन ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप इसमें डिसाइड करके फटाफट बता दीजिए कि कब आपको सिजेरियन कराना है। तो उस टाइम ही उनको एकदम से ये हो गया कि अब तो मेरा सिजेरियन होगा, एंड अब मैं बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहूँगी, अब मैं क्या करूँगी पता नहीं। मैंने तो ये कभी फेस भी नहीं किया, या फिर हमारे घर में भी किसी का सिजेरियन नहीं हुआ है, तो हमने देखा नहीं है सिजेरियन अभी तक, और हमने बस सुना है कि बहुत ही ख़राब होता है। तो उस टाइम यही था, दीदी बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब मेरा सिजेरियन होने वाला है। तो फिर सिजेरियन हुआ, बेबी भी हो गया। बट घर पे आई तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही पेनफुल प्रेगनेंसी जर्नी थी उसकी, तो बहुत वीक तो पहले से ही थी वो, एंड सिजेरियन के बाद वीकनेस और आ जाती है, तो उसके बाद और भी वो वीक हो गई, एंड काफ़ी वीकनेस आ गई उसके में। एंड फिर जब वो घर आई तो उसको रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लगा। एंड जब छोटी रोटी थी तो उसको जब दूध पिलाना होता था तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, एंड फिर छोटी भी इरिटेट हो जाती थी, रोने लगती थी उसको अगर प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोग भी उसे चम्मच से दूध पिलाते थे, तो कहीं ना कहीं इसका भी उनको गिल्ट रहता था कि मैं दूध नहीं पिला पा रही हूँ अपने बच्चे को, चाहे अच्छे से गोद नहीं उठा पा रही हूँ अपने बच्चे को। और रात में भी हम दीदी के पास छोटी को नहीं सुलाते थे, क्योंकि उसको नींद भी बहुत प्रॉब्लम थी, नींद उसको जल्दी नहीं आती थी। तो हम चाहते थे कि जब भी वो सोए आराम से सोए, उसको छोटी डिस्टर्ब ना करे, तो हम उसके पास उसको सोने नहीं देते थे। एंड कहीं ना कहीं हमें डर रहता था कि उसके टाँकों पे कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, इसके लिए भी हम छोटी को उसके पास नहीं सोने देते थे। तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का भी गिल्ट रहता था कि मैं अपने बच्चे को अपने पास सुला भी नहीं रही हूँ। तो यही छोटी छोटी बातें थे, एंड जिसके कारण उसको स्ट्रेस होता था कि फिर उसको स्ट्रेस होता था कि मेरी इतनी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है अच्छे से, मेरे को क्यों इतना टाइम लग रहा है रिकवर होने में। और फिर अंदर से वो कभी कभी कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, कुछ हो तो नहीं रहा होगा, अंदर से पक तो नहीं रहा होगा। तो ये सारा उसके अंदर टेंशन चल रहा था, एंड बाहर से हमें दिखता था कि वो बहुत परेशान है, उसको गुस्सा बहुत आता था
किसी भी बात पे इरिटेट हो जाती थी। तो बाहर से हमें बस इतना ही दिखता था कि वो गुस्सा हो रही है एंड इरिटेट हो रही है, एंड अंदर उसके क्या चल रहा था वो तो हम भी नहीं जानते थे। एंड उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे उस टाइम इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंड जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड जब मैंने ये सारा फेस किया, जब मैंने जाना, तो मैंने उस दिन सोचा कि ओ माय गॉड, मेरी दीदी ने भी ये फेस किया है। एंड तब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। शायद अगर मुझे उस टाइम पता होता ये चीज़ तो मैं शायद उनकी हेल्प कर पाती। शायद उनको जो 2 साल लगे रिकवर होने में, शायद वो थोड़ा पहले रिकवर हो जाती अगर हम इस डिप्रेशन के बारे में जानते। होता है ना, जब आप किसी बीमारी के बारे में जान जाते हो कि आपको ये बीमारी हुई है तो आप उसका ट्रीटमेंट ढूंढने में लग जाते हो कि कैसे ये सही होगा। जब आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि ये आपको बीमारी है या फिर ये आपको हुआ है, तो आप खुद ही डिस्टर्ब हो कि आपको क्या हुआ है। आपको खुद नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ है। एंड फिर आपको लगता है कि आपका नेचर हो गया है, या फिर आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो वो सही ही है, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, हम जो कह रहे हैं वो सही है। आप जो भी नेगेटिव सोचते हो उसी को आप पॉजिटिव बना लेते हो। सारी वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वही आपको अच्छी लगती है, पॉजिटिव चीज़ें आपको अच्छी ही नहीं लगती हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन में। और यहीं पे अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो ये डिप्रेशन और आगे लेवल तक बढ़ता चला जाता है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट करे। और कुछ केसेस में मैंने देखा है कि फैमिली वाले बोलते हैं कि बहुत घमंडी हो गई है, इसकी वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। अगर बेटा हो जाता है तो बेटा हो गया इसके कारण घमंडी हो गई है, बेटी हो जाती है तो बहुत दुखी हो गई है जिसके कारण ऐसा व्यवहार कर रही है। तो सब अपना अलग अलग रीज़न बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक डिप्रेशन होता है जिसके कारण जो न्यू मदर होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे रीजन नहीं होते हैं। सो गाइस, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चाहे वो न्यू मदर हो या ना हो, कोई भी मेंबर हो फैमिली का, वो सारे लोग ये देखें। एंड जब सारे लोग इस डिप्रेशन के बारे में जानेंगे तभी एक न्यू मदर की हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है इस डिप्रेशन में। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आई, एंड इस डिप्रेशन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। डिटेल में इसके क्या रीज़न होते हैं, डिटेल में क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और डिटेल में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए।